हुक। वो शाम जब घंटियां अपने आप बजने लगीं। क्या आपने कभी सुना है कि एक पुरानी हवेली की घंटियां रात के सन्नाटे में खुद ब खुद बजती हैं और हर झंकार के साथ कोई फुसफुसाता है, मैं आ रहा हूँ। ये मेरी अपनी आंखों देखी सच्चाई है। 1985 की उस गर्मी की शाम से जब मैं विक्रम एक नवेली दुल्हन के साथ लखनऊ के चौक इलाके में बसी उस विशाल हवेली में कदम रखा, बाहर इमली के पेड़ों की छांव में रिक्शे की घंटियां बजती थीं, लेकिन अंदर अंदर तो मौत भी सांस थाम लेती। आज जब मैं ये बयान कर रहा हूँ, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ती है। सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके ख्वाबों में घुसकर आपको जगा देगी। मुख्य कहानी, घंटियों का श्राप, द कर्स ऑफ द बेल्स। 1985 का जून था। लखनऊ की उमस हवा को भारी बना देती थी और चौक की तंग गलियों में चूड़ियों की खनक व लड्डू की महक मिलकर एक अजीब सा नशा पैदा करती थी। मैंने वो हवेली सस्ते में खरीदी थी। मालिक, एक जमींदार की विधवा, ने जल्दी में कागजात साइन किए और कहा, बस पीछे वाली कोठी में मत जाना, वहाँ की घंटियाँ अब पुरानी यादें हैं। हम आगे वाली बारादरी में बसे। मैं दिन में बैंक में क्लर्की करता, पत्नी सुमन घर संभालती और शाम में चौक की चाय की टपरी और रेडियो पर बिना का गीतमाला से रंगीन हो जाती। लेकिन पहली रात से ही कुछ खटक रहा था। रात 11 बजे जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे, पीछे की कोठी से घंटियों की आवाज़ आई, टन टन टन, जैसे कोई शादी की शहनाई बजा रहा हो। मैं उठा, पीछे गया। कोठी का दरवाजा बंद था, लेकिन घंटियां ही हवा में लटक कर हिल रही थी, बिना किसी हवा के। सुमन ने कहा, चोर होंगे। लेकिन अगली शाम आवाज करीब आई। अब घंटियों के साथ एक बच्चे की हंसी ढाका मारती, फिर अचानक रुदन में बदल जाती। हमने बच्चों को अंदर बंद कर लिया। मैंने सोचा पड़ोस के लौंडे शरारत कर रहे होंगे, लेकिन एक शाम मैंने देखा बारादरी की दीवार पर पीतल की घंटियां अपने आप बज रही थीं और उनमें से एक पर लाल धागा लिपटा था, जैसे मंगलसूत्र का टुकड़ा। डर के मारे हमने मौलवी साहब को बुलाया। एक बुजुर्ग तांत्रिक ने सिर हिलाते हुए कहा, यह हवेली 1942 के अकाल की गवाह है। यहाँ एक नवाबजादी रहती थी, नाम था गुलबानो। उसके पति युद्ध में मारे गए और वो अपने नवजात बेटे को लेकर कोठी में कैद हो गई। लोग कहते हैं उसने घंटियों से बच्चे को सुलाया, लेकिन भूख से बेटा मर गया। तब से घंटियां उसकी पुकार हैं, मेरा लाल कहाँ है, मेरा लाल। मैंने हंसकर कहा, मैं तो विज्ञान पढ़ा हूं, ये सब फिजूल। लेकिन घटनाएं रुकने का नाम न ले रही। रसोई में मसाले के डिब्बे उछलने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ बिखेर रहा हो। सुमन की चुनरी का आंचल खींचा जाता और बच्चे बताते कि रात को एक सफेद साड़ी वाली औरत उनके ऊपर झुकती है, घंटियां बजाती है, फुसफुसाती है, मेरा बेटा दे दो। एक रात आंधी आई। बिजली गुल लालटेन की रोशनी में मैं पीछे वाली कोठी में घुसा। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर घंटियां पागलों की तरह बज रही थीं। फर्श पर एक पुराना झूला था, उसमें एक बच्चे का कंकाल, छोटा सा, हाथ में लाल धागा, पास ही एक डायरी, गुलबानों की लिखावट, मेरा शहजादा। मैंने घंटियों से उसे बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। जो भी आएगा उसे अपनी गोद में ले लूंगी। मैं चीखता हुआ बाहर भागा। सुमन ने मुझे थामा, लेकिन तब तक हवेली जाग चुकी थी। घंटियां चारों तरफ बजने लगी, दीवारों में, छत में, हमारे कानों में, बच्चे बेहोश। हम हवेली छोड़कर भागे, लेकिन वो रात मेरे साथ चिपक गई। सालों बाद जब मैं लखनऊ लौटा तो चौक की गलियों में वो हवेली ढह चुकी थी, लेकिन मलबे में एक दीवार खड़ी थी। उस पर लाल धागे से बंधी घंटी लटक रही थी और नीचे लिखा, मेरा लाल आ गया, अब तुम बजाओ। ये कहानी बताती है कि कुछ ममता इतनी गहरी होती है कि कब्र भी उसे रोक नहीं पाती। घंटियां चुप नहीं रहती, वो पुकारती हैं हमेशा।